हेलो गाइज़, मेरा नाम विशाल है। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइज़, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स का चैप्टर 1। आज हम इसमें देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनको समझेंगे। तो चलिए देखते हैं गाइज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले गाइज़ हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। It would not be incorrect to classify construction industry as one of the major industry। गाइस, ये कहना गलत नहीं होगा कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्री में से एक है, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैन की, मनुष्य की, फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर है शुरू से। सो फ्रॉम द अर्लियर स्टेज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस ऑन दिस प्लेनेट, मैन हैज़ बीन डिवाइजिंग वेज and means to provide for himself the shelter against the element of nature and for protection from wild animals। गाइस, पुराने समय से ही जो मनुष्य हैं वो अपने आप को प्रकृति से बचाने के लिए, जैसे धूप, बरसात, इन सब कैलेमिटी से बचाने के लिए एक शेल्टर ढूंढता आया है, और अपने आप को जंगली जानवरों से बचाने के लिए। और पुराने समय में लोग केव्स में और मशान्स में रहते हैं। मशान्स बोलते हैं हायर प्लेस बिल्ड बाय द यूज ऑफ फॉरेस्ट मटेरियल। ठीक है गाइज, बट विद द एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन एंड इंक्रीज इन नो हाउ, जैसे जैसे सिविलाइजेशन होता जा रहा है, एडवांसमेंट होती जा रही है, पता चलता जा रहा है कैसे करना है, हम हट्स बनाना हमने स्टार्ट किया और उसमें रहना स्टार्ट किया। उसके बाद समय बीतता जा रहा है और हम नई नई टेक्निक्स को हम फाइंड कर पा रहे हैं। Now the construction industry became one of the single largest important undertaking in the economy of the country। गाइस, ये चीज़ आपको पता होगी, जो कंस्ट्रक्शन जो हमारी इंडस्ट्री है ये इकोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। एवर सिंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जब से भी मनुष्य की एग्जिस्टेंस है, इट इज़ अ फंडामेंटल लिमिटेशन है। फंडामेंटल लिमिटेशन रही है कि एक मैन कैन डू अ लिटिल अलोन, कि मतलब आदमी जो खुद है वो ज़्यादा नहीं कर सकता कुछ भी, तो उसे मतलब ग्रुप की ज़रूरत होती है। सो ही ट्राई टू जॉइन हैंड्स, इसलिए उसने जो हाथों को मिलाना शुरू किया औरों से, एंड विद द अदर टू अचीव द गोल्स। क्या ये चीज़ तो हम सबको पता होती है कि हम सिंगल कुछ भी बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते। हम सिंगल सिर्फ कुछ काम ही कर सकते हैं, उसमें भी हम एफिशिएंसी लाएंगे तो वो काम कम हो जाएगा। और हमें काम को, अगर हमें काफ़ी बड़ा काम करना है तो हमें ग्रुप की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम टीम वर्क से बहुत बड़े बड़े काम बहुत ही ईजिली और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही एफिशिएंसी के साथ कर पाते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम एज द नीड्स ऑफ मैन हैव मल्टीप्लाइड, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, लोग और जो मनुष्य है उसकी जो ज़रूरतें हैं वो बढ़ती जाती हैं। दिस हैज़ गिवन बर्थ टू अ ऑर्गेनाइज्ड मैनेजमेंट। तो इसी चीज़ से जब लोगों ने हाथ जोड़ा तो इसी चीज़ को जन्म दिया ऑर्गेनाइज्ड मैनेजमेंट ने। अब गाइस, आपको पता है कि ऑर्गेनाइज्ड मैनेजमेंट क्या होती है। जैसे कोई भी कंपनी वर्क कर रही है, एक मॉल वर्क कर रहा है, स्कूल में टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, ये भी एक ऑर्गेनाइज्ड मैनेजमेंट होती है। तो इसका एक जन्म होता है वहाँ से, इन विच द गोल हैज़ बीन अचीव्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। जिसका इसमें क्या होता है ऑर्गेनाइज्ड मैनेजमेंट में, कि हमें गोल अचीव करना होता है। मतलब अलग अलग हम ग्रुप बना देते हैं, सबको अपना अपना एक उनको एम दे देते हैं, उनको अपना काम कंप्लीट करना होता है, एक साथ करना होता है और उस गोल को अचीव करना होता है इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। थस इन एंड मैनेजमेंट कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब कलेक्टिव एफर्ट, सब कलेक्ट करके सब एफर्ट लगाते हैं एम्प्लॉयज़ और लेबर्स, किस लिए? प्रोडक्टिव प्रोड्यूस क्वालिटेटिव एंड इकोनॉमिकल प्रोडक्ट। मतलब एक क्वालिटेटिव, मतलब क्वालिटी वाला, एंड इकोनॉमिकल, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा ना, प्रोडक्ट मिल सके। विद द अवेलेबल कैपिटल, जो भी हमारे पास कैपिटल है, पूंजी है, इक्विपमेंट है हमारे पास। अब बहुत सारा था, बहुत ही एडवांस इक्विपमेंट्स है पर हमारे पास नहीं होता, पर फिर भी हमें एफिशिएंसी के साथ काम करना होता है। और मटेरियल। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट गाइस, जैसे कि अब आप 6 सेमेस्टर तो आपको पता होगा मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट का अरे बेसिकली मतलब ये होता है कि हमें मैनेज करना है कि किस पर्सन को क्या काम करना है, कब किसको क्या काम करना है और कैसे करना है। तो मैनेजमेंट इज़ आर्ट ऑफ अरेंजिंग वेरियस एक्टिविटीज़। मैनेजमेंट एक आर्ट है, अरेंज करने, हमें एक्टिविटीज़ को अरेंज करना है और ग्रुप्स ऑफ पीपल को अरेंज करना है कि किस ग्रुप ऑफ पीपल को क्या देना है। अब पेंटर को हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि भाई तू वेल्डिंग कर दे, इस वजह से।
इन ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव अ कॉमन गोल। ठीक है, अब हमें एक बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ब्रिक जो मिस्त्री हो वो ब्रिक लेइंग करेगा। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिशियन हो अपने इलेक्ट्रिकल का वर्क करेगा, और जो हमारा हाँ और भी कोई पर्सन है जैसे वो अपना अपना काम करेंगे। तो कोई पेंटर है वो पेंटिंग का काम करेगा, वेल्डर वेल्डिंग का काम करेगा। तो हमें प्रॉपर मैनेजमेंट करना है कि किस व्यक्ति को कब बुलाना है, सबसे पहले काम किसका होगा, किससे क्या काम करवाना है, किस ग्रुप से क्या गोल अचीव करना है। ठीक है, इसके बाद और मैनेजमेंट कैन नॉट वर्क विद मनी, मशीन्स, मटेरियल्स एंड टूल अलोन। गाइस, अगर आप ये सोचते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो मनी, मशीन्स और मटेरियल से ही काम कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट कैन नॉट वर्क विद मनी, मशीन्स, मटेरियल्स एंड टूल्स अलोन। मतलब इन सब से अलग काम नहीं कर सकता मैनेजमेंट। अगर आपको इन चीज़ की भी नीड है, इस लाइन का मतलब ये मैनेजमेंट कैन नॉट वर्क विद मनी, मशीन्स एंड मटेरियल्स एंड टूल अलोन। इन सब से अलग काम नहीं कर सकता मैनेजमेंट को, इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत है। क्योंकि मैनेजमेंट कर लिया, अब काम करने वाला ही नहीं, कोई मशीन्स ही नहीं है, मनी नहीं है, तो फिर कैसे होगा। तो मैनेजमेंट भी ज़रूरी है, बट साथ साथ मनी, मशीन्स, मटेरियल, टूल ये भी ज़रूरी है। और गाइस, सीक्रेसी ऑफ द सक्सेस लाइज इन द प्रॉपर मैनेजमेंट। और गाइस, जो सक्सेस है, जो सीक्रेसी ऑफ सक्सेस है, ये किस में लाई करती है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। जैसे कुछ होता है, कुछ वर्कर्स होता है वो अपने ड्यूटी को अच्छे से नहीं करते और बाकियों को भी डिस्टर्ब करते हैं, तो इस चीज़ से क्या होता है, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो जो सक्सेस सीक्रेसी है वो प्रॉपर मैनेजमेंट के अंदर है। अब हम बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस क्या होगा देखते हैं गाइस, हम जब इसको थोड़ा जल्दी ले लेंगे। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में भी डिफाइंड है मैनेजमेंट इन विच ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज वर्क टुगेदर, एक साथ काम करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं प्रोजेक्ट को इकोनॉमिकली विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी। मतलब हमें क्वालिटी पे हमें कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमें मतलब इकोनॉमिकली और अच्छी गुड क्वालिटी में काम करना होता है ना, वैन प्लेन एंड ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर। ठीक है, अब गाइज हम बात करें एट प्रेजेंट कंस्ट्रक्शन वर्क इन इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग अ रेंज ऑफ पीपल फ्रॉम स्मॉल बिल्डर इन विलेज एंड टाउन्स टू लार्ज प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक अंडरटेकिंग एंड वेरियस स्टेट एजेंसी। अब गाइज आपको समझ में आ गया, बहुत ही ईजी लाइन है। अब इसमें वॉल्यूम बता रहा है कंस्ट्रक्शन का कि वॉल्यूम कितना है। तो गाइज अभी इसको पढ़ सकते हैं अगर आपको लगता है। आप देख सकते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो मनी थी 1960 करोड़ थी, और मनी स्पेंड ऑन कंस्ट्रक्शन पे 14 से 31 करोड़, मतलब 73% जो मनी था वो कंस्ट्रक्शन पे खर्च किया गया। आप इस टेबल को अच्छे से पढ़ सकते हैं, ये बता सकता है हमारा एक्सपेंडिचर है वो कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, इसका बाद गाइस मेन पॉइंट था क्लासिफिकेशन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको हमने 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर दिया, लाइट, हैवी और इंडस्ट्री। लाइट में हम देखते हैं जो टर्म लाइट construction is used for those projects with light timber, steel, concrete और combination of these materials। जो हल्की टिम्बर से स्टील से बन जाता है। ठीक है, इसमें लेस एक्सपेंडिचर आता है, लेस कंजप्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स होता है। ठीक है, इसमें बिल्डिंग्स आ जाती हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग आ जाती है, एजुकेशनल, रिक्रिएशनल, सोशल, कमर्शियल, सिंगल और मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आ जाती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा प्लानिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, जैसे ऑफिस और रेजिडेंशियल बिल्डिंग आ गई। बट गाइस जो हैवी कंस्ट्रक्शन होता है तो आप समझते हैं जिसमें बड़े बड़े भारी टिम्बर, हैवी टिम्बर, स्टील, कंक्रीट यूज हो, कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, एंड इट इंटेल्स हैवी एक्सपेंडिचर एंड लार्ज कंजप्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। It requires extensive planning and phased programming. Here, all the modern techniques are efficiently utilized to achieve a goal. So guys, जो हमारा हैवी कंस्ट्रक्शन होता है इसमें हम टेक मशीनरी और मॉडर्न टेक्निक सब कुछ यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमारी ऑफिस बिल्डिंग्स, होटल्स, फैक्ट्रीज, चर्चेज, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, हाईवे, डैम्स, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग, टनल कंस्ट्रक्शन, ये सब आ जाता है। इसके बाद आता है गाइस हमारा इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन। इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन आप समझ सकते हैं, द कंस्ट्रक्शन डन exclusively for industrial purposes, that is for housing a factory or a plant. It requires coordination of civil, mechanical and electrical engineers and also extensive planning and set to start a job. तो क्या जो हमारी इंडस्ट्रीज होती है, जैसे हमारी पेट्रोल हो गई, केमिकल इंडस्ट्री हो गया, पावर के स्टेशन हो गए, इसमें क्या होता है सिविल का ही वर्क होता है मेनली। सबसे पहले सिविल का वर्क होता है, फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वर्क्स भी बाद में उसके अंदर होते हैं। तो इसके अंदर कई ब्रांचेस का मिक्स होता है, सबको काम मिक्स होकर काम करना पड़ता है, सबको टीम के साथ वर्क करना पड़ता है।
अब आता है इसके अंदर स्टेजेस इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के क्या क्या स्टेजेस होते हैं। सो गाइस सबसे पहले क्या होता है, कॉन्सेप्ट ही होता है। अब किसी की रिक्वायरमेंट है तो उसके माइंड में कॉन्सेप्ट आता है कि मुझे यहाँ पे एक फैक्ट्री चाहिए या मुझे यहाँ पे स्कूल चाहिए, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट इज एन आइडिया बिहाइंड एनी प्रोजेक्ट टू बी टेकन इन हैंड एज ऑल द इंजीनियर वर्क्स ऑरिजिनेट फ्रॉम आइडिया। ठीक है गाइस, सारा इंजीनियर वर्क कहाँ से शुरू होता है, आइडिया से शुरू होता है। सपोज द बिल्डिंग इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, क्योंकि हमें बिल्डिंग बनानी है तो हमें क्या क्या चीज़ देखनी पड़ेंगी। द लैंड वेयर द बिल्डिंग, जहाँ हम जब आप खुद ही सोचो नॉर्मल जाता है, जैसे आपको अब एक अपना एक घर बनवाना है, सबसे पहले आप जब ज़मीन देखोगे, ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि आपके पास पैसे कितने हैं, फिर आप देखोगे कि अब इसकी ज़रूरत मुझे दूसरे घर की ज़रूरत है सच में नहीं है, फिर ठीक है अब इन फ्यूचर में मुझे कितनी इसकी नीड रहेगी, ठीक है, और जो है वो साइट कैसी है, वहाँ पे कैसा मतलब टोपोग्राफिकल कैसा है, वहाँ पे किस टाइप की कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट, आपका बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा या नहीं आएगा, और उससे आपको क्या लाभ मिलेगा अगर आपने कंस्ट्रक्शन कर दी, कि आप उसे रेंट पे उठाएंगे या आप कुछ अपने बिजनेस पर्पस में लेंगे। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चन चीज़ें होती हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट के पीछे। अब हम फिर इसी को देखते हैं, इसका डिज़ाइनिंग की बात आ जाती है। आफ्टर हैविंग द अबव कंसेप्शन एन इंजीनियर आर्किटेक्ट विल कंसल्टेड, ठीक है, ये फिर इंजीनियर आर्किटेक्ट से परामर्श ली जाती है, ठीक है। द इंजीनियर इज ओनली पर्सन हु डायरेक्टली कनेक्टेड फ्रॉम द कंसेप्शन टू द आइडिया फॉर ऑफ एन आइडिया अप टू इज एक्सिक्यूशन। तो इंजीनियर अकेला बंदा होता है वो जो कॉन्सेप्ट से लेकर एग्जीक्यूशन तक कनेक्ट रहता है। ये वो क्या करता है, साइट इन्वेस्टिगेशन करता है, ड्राइंग प्रिपेयर करता है, फर्दर ही विल डिज़ाइन प्रिपेयर एस्टिमेट डिसाइड अबाउट स्पेसिफिकेशन देखता है, सुपरवाइज करता है कंस्ट्रक्शन टिल कंप्लीशन तक, कंप्लीट होने तक, ठीक है। और जब वो डिज़ाइनिंग करना होता है तो ये कुछ बातें होती हैं इंपॉर्टेंट जो आपके भी ध्यान में रहनी चाहिए और जो इंजीनियर के ध्यान में रहती हैं। सबसे पहले वहाँ की बियरिंग कैपेसिटी क्या है, ये तो इंजीनियर का काम है ना। बियरिंग कैपेसिटी क्या है, वहाँ की टोपोग्राफी क्या है, वहाँ पे किस तरह की सॉइल मिल रही है एक्सकेवेशन करते टाइम पे, ग्राउंड लेवल वाटर लेवल अब का क्या है, 10 साल पहले का क्या था, जो उसे वो इन फ्यूचर का भी प्रेडिक्ट कर पाए। डिटेल ऑफ अदर बिल्डिंग साइट्स, नियर साइट की जो अदर बिल्डिंग हैं उनकी डिटेल्स, एक्सेस ऑफ साइट कि वहाँ पे आना जाना मतलब वहाँ पे इजीली ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है या नहीं है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज सच एज वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिकल पावर, वहाँ पे वाटर की सप्लाई है नहीं है, इलेक्ट्रिकल है नहीं है, विदाउट इलेक्ट्रिकल बहुत सारी मशीनरी हमारी वर्क नहीं करती है। लोकल बिल्डिंग बाय लॉज, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर्स बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड इन दैट रीजन एंड आल्सो अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, लोकल वेदर कंडीशन वहाँ पे क्या है, द फ्यूचर नेसेसिटी ऑफ द स्कीम क्या है। तो डिज़ाइन जो इन सब बेसिस पे होता है। रियलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, जब हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, डिज़ाइन हो गया, अब रियलाइजेशन हो गया, करते हैं, ठीक है गाइस। नाउ व्हेन द ड्राइंग्स आर प्रिपेयर्ड एंड द डिज़ाइन इज डन, द वर्क इज एक्चुअली एक्सिक्यूटेड फॉर अ कॉन्ट्रैक्टर हु विल कैरी आउट द कंस्ट्रक्शन वर्क इज कॉल्ड अपॉन द टर्म्स एंड द कंडीशंस। The terms and the condition according to which the contractor agrees to supply materials to execute the work on the behalf of the owner needs to be set out clearly in writing. गाइस क्या हम देखने वाले हैं कंस्ट्रक्शन टीम के बारे में। गाइस हमारा रियलाइजेशन है, इसको हाँ हम एग्जीक्यूशन भी कह सकते हैं। और ये गाइस जो पार्ट होता है द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग पार्ट होता है द प्रोजेक्ट लाइफ एग्जीक्यूशन। ठीक है गाइस, अब हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन टीम के बारे में। No project can be completed by a single individual, but it requires group of persons, team with specific duties to perform by each। गाइस ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो गाइस मैं आपको फ्लो चार्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक ओनर होता है, ओनर सबसे पहले आर्किटेक्ट और डिज़ाइनर को हायर करता है, उससे वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइनिंग बनवाता है और वो डिज़ाइन इसको वो बिल्डर है कॉन्ट्रैक्ट को दिखाता है, कॉन्ट्रैक्टर को दिखाता है कि मुझे इस चीज़ की नीड है, मुझे ये ऐसे बिल्डिंग चाहिए। और फिर
वो इंजीनियर हायर करता है, जो बीच जो इंजीनियर होता है वो दोनों से कनेक्ट रहता है, आर्किटेक्ट से भी, बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर से भी। जब भी रॉ मटेरियल जितना भी हमारा बिल्डिंग मटेरियल उसकी नीड होती है तो बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्टैक्ट करता है, उसे बताता है साइट पे कितनी अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल है, और आर्किटेक्ट डिज़ाइनर से वो कंसल्ट करता है कि डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कुछ भी उसे डाउट या कुछ भी होता है तो, और उससे कंस्ट्रक्शन वर्क होता है। तो कंस्ट्रक्शन टीम में गाइस कौन कौन होता है? ऑनर होता है, इंजीनियर होता है, इंजीनियर को आप आर्किटेक्ट बोल दो, डिज़ाइनर बोल दो, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टर होता है। तो ऑनर तो वही होता है द ऑनर इन अ बिल्डिंग, और इंजीनियर प्रोजेक्ट इंडिविजुअल फर्म हो सकती है, पब्लिक बॉडी हो सकती है, जिन्होंने वर्क को फाइनेंस किया है, प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया है, ठीक है। रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ द प्रोजेक्ट, जिसने अपनी नीड दिखाई है प्रोजेक्ट को लेकर, और प्रोजेक्ट खत्म होने का तो उसे यूज़ करने वाला है। अब इंजीनियर, आर्किटेक्ट और डिज़ाइनर, बीइंग अ प्रोफेशनल मैन ही गिव्स शेप टू द प्रपोजल ऑफ द ओनर। अब ओनर ने जो भी बताया मुझे ऐसा बिल्डिंग चाहिए, मुझे कुछ भी चाहिए, तो उसी को शेप देता है कौन? एक आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डिज़ाइनर। डज प्रीलिमिनरी डज प्रीलिमिनरी investigations for the proposed project, prepares plans and designs the project for the owner, makes specification for the construction, work out quantities and cost of the project in hand, supervises the construction of project, और ही एक्स ऑल्सो एडवाइज़र की तरह भी काम करता है, एजेंट की तरह भी काम करता है, कॉन्ट्रैक्टर विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द ओनर, ठीक है। और एक आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर गाइस होता है, जैसे कोई भी डिस्प्यूट्स हो जाता है उनके बीच में, तो उनकी डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के तरह भी आर्बिट्रेटर की तरह भी काम करता है, कॉन्ट्रैक्टर और ऑनर के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो, बिकॉज ही इज़ द मैन हु अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, क्योंकि समझता है कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स को और कंडीशंस को, ही कैन सॉल्व द डिस्प्यूट। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर। द कॉन्ट्रैक्टर इन द पर्सन और द फर्म हु अंडरटेक्स टू सबमिट बिड्स ऑनर फॉर द सप्लाई ऑफ सर्टेन मटेरियल्स और फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी कंस्ट्रक्शनल वर्क और सर्विस। When the bid of the rate is agreed between the contractor and the owner, he construct the projects और make supplies, ठीक है। इसके बाद रिलेशनशिप से आप थोड़ा रिलेशनशिप पढ़ सकते हैं दोनों के बीच में। अब आगे चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट में, रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज गाइस आप 5M को याद कर सकते हैं, मनी, मटेरियल, मशीन, मैन और मैनेजमेंट। आई होप गाइस आपको इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो पता हो गया, बना के भी लिख सकते हैं मनी के बारे में, मटेरियल्स के बारे में, कि रिसोर्सेज इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे हमने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पढ़ा, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ अरेंजिंग वेरियस एक्टिविटीज एंड ग्रुप ऑफ पीपल टू अचीव अ कॉमन गोल। अब बात है नेसेसिटी, ज़रूरत क्या है हमें कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की। द वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड लेबर इज चेकड अप, चेक होता रहता है जबकि मटेरियल वेस्ट ना हो। द वर्क कैन बी कम्प्लीट इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, जितना टाइम पॉसिबल हो उतने टाइम में कंप्लीट हो जाए प्रोजेक्ट। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन विल बी लेस, कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है लेस रहे। मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करके क्वालिटी ऑफ वर्क कैन बी इम्प्रूव, हम इम्प्रूव कर सकें। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो बिटवीन द कैटेगरीज ऑफ पर्सन इन द मैनेजमेंट, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑफ सिविल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के? द वर्क शुड बी प्रॉपरली प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज होना चाहिए, और कंप्लीटेड विद स्पेसिफिक टाइम और एस्टिमेटेड कॉस्ट, जितना कॉस्ट एस्टिमेट करा उतने और टाइम के अंदर ही कंप्लीट होना चाहिए। प्रॉपरली एग्जीक्यूट होना चाहिए, सुपरवाइज होना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, टीम स्पिरिट ऑफ एवरीबॉडी, वर्क एफिशिएंटली फॉर अचीविंग द गोल, क्वालिटी एंड वर्कमैनशिप शुड बी बेटर, और कंस्ट्रक्शन की इकोनॉमी होनी चाहिए। गाइस इसमें बता रखा है कि इंजीनियर किस तरीके से इकोनॉमी कर सकता है, तो जैसे देख लेते हैं कुछ पॉइंट। डिजाइनिंग कंक्रीट स्ट्रक्चर विद एज मैनी डुप्लीकेट मेंबर्स एज प्रैक्टिकल इन ऑर्डर टू परमिट द, गाइस क्या करता है फॉर्मवर्क को यूज़ कर सकता है, अलग जो सेम टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ्रेमवर्क ना यूज़ करके कुछ फ्रेमवर्क्स को अलग अलग जगह यूज़ करके पैसे बचा सकता है। सिंपल डिज़ाइन एज पॉसिबल जितना हो सकता है। डिज़ाइन फॉर द यूज़ ऑफ कॉस्ट सेविंग इक्विपमेंट्स, ऐसे इक्विपमेंट्स यूज़ करें मैथड के अंदर जैसे कॉस्ट सेविंग हो। एलिमेंट्री अननेसेसरी स्पेशल कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट की को एलिमिनेट कर दें, जो अननेसेसरी स्पेशल कंस्ट्रक्शन है। डिज़ाइनिंग टू रिड्यूस द लेबर ऑफ मिनिमम, लेबर कम से कम लगे ऐसी डिज़ाइनिंग होनी चाहिए। और गाइस आप पढ़ सकते हैं कुछ और पॉइंट दे रखे हैं इसके अंदर, और कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी दे रखे हैं। अब गाइस भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, फंक्शंस ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या हैं।
सो गाइज आप याद कर सकते हैं POST-DCCC, ठीक है, आपको ये सारे याद हो जाएंगे। अब देखते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कम्युनिकेटिंग। अब इन सबको अच्छे से एक बार देखते हैं। प्लानिंग इन ऑफिस, प्लानिंग इज द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस विच ट्रांसलेट द पॉलिसी इनटू मेथड ऑफ रीचिंग द ऑब्जेक्टिव। सो गाइस प्लानिंग से क्या करते हैं, हमारा जो पॉलिसी है हम उसको क्या करते हैं, मेथड ऑफ रीचिंग द ऑब्जेक्टिव, हम अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सकें। इट लेज डाउन हाउ अ प्रोजेक्ट विल कैरीड आउट, इसमें ये देखा जाता है कि हमारा प्रोजेक्ट कैसे कैरीड आउट होगा, कैसे एग्जीक्यूट होगा, मटेरियल की क्या क्या मटेरियल यूज़ होगा, किन किन लोगों की ज़रूरत है, स्टाफ की ज़रूरत, को एम्प्लॉय किस और एम्प्लॉय चाहिए, और क्या मशीन चाहिए, क्या इक्विपमेंट चाहिए, कैसे उनको यूटिलाइजेशन करना है, और अदर डिटेल्स टू बी कैरी आउट द पॉलिसी इफेक्टिवली, ठीक है गाइस। और उसके बाद द कंस्ट्रक्शन फील्ड न्यू टेक्निक्स इवॉल्व फ्रॉम टाइम टू टाइम शुड बी प्लान, तो साथ साथ जब आपका कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो तो साथ ही प्लानिंग चलती रहती है कि अगर नई कोई टेक्निक आ गई तो उसका कैसे यूज़ करना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंसिस्ट of defining the responsibilities of those individuals who are employed in the organization। तो guys ऑर्गेनाइजिंग का अंदर होता है कि ये प्रोसेस होता है ऑर्गेनाइजिंग, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन करने का किस व्यक्ति का क्या काम है। The interrelationship of one of the member of organization with another can be displayed pictorially by using the organization chart. It specifies duties and jurisdictions of individuals। So guys जैसे आप इसको समझ सकते हैं, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जैसे आपका एक स्कूल होता है, स्कूल में एक आपका प्रिंसिपल होता है, देन वाइस प्रिंसिपल होता है, फिर हेड ऑफ स्कूल होता है, और उसके नीचे फिर टीचर्स होते हैं, टीचर्स के नीचे फिर सपोर्टिंग स्टाफ होता है टीचर्स का, और फिर उनके बाद स्टूडेंट्स होते हैं, सबका अपना अपना काम स्पेसिफाइड वर्क होता है, ठीक है। और एक चार्ट के माध्यम देखते हैं कि किस जो है 5 टीचर्स के ऊपर एक 3 टीचर्स हैं जो उनके हेड हैं, उन 3 हेड के ऊपर एक हेड टीचर है। तो इस तरीके से जो हम चार्ट्स बना के एक पिक्चरली चार्ट बना के हम बता सकते हैं कि आपकी जो ड्यूटी है किस पर्सन के नीचे है, ठीक है, या किस पोस्ट के नीचे आपको वर्क करना है। As organization structure should be kept as simple and balanced as possible। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। एक आदमी का एक ही बॉस होना चाहिए, बिकॉज अगर अब एक आदमी है, जैसे बहुत सारे स्कूल्स होते हैं उसमें प्रिंसिपल भी या मालिक भी या वाइस प्रिंसिपल भी सब अपनी अपनी चलाते हैं, तो टीचर्स को ये नहीं पता होता कि किससे कंसल्ट करना है, किसके ऑर्डर का वर्क करना, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, तो इसमें क्या होता है एफिशिएंसी ख़त्म होती है, और जो कोई भी एम्प्लॉय वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाता है, ठीक है गाइज। और जितने और सिग्निफिकेंट मेंबर ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अप टू 5 और मोर नॉट, जो ऑर्डिनेट होते हैं गाइज सब ऑर्डिनेट होते हैं 5 होने चाहिए लगभग, और जब ज़्यादा से ज़्यादा 7 उनकी से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर इन्फॉर्मेशन को आने आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब जैसे टीचर स्टूडेंट ने कहा कि मैम हमारी एक वीक से छुट्टी कर दीजिए किसी भी रीज़न से, तो टीचर्स ने जैसे हमने सपोर्टिंग स्टाफ से कहा, सपोर्टिंग स्टाफ ने टीचर से कहा, टीचर ने अपने सीनियर टीचर से कहा, सीनियर टीचर ने अपने प्रिंसिपल से, वाइस प्रिंसिपल से कहा, वाइस प्रिंसिपल ने प्रिंसिपल से कहा, ठीक है। अगर प्रिंसिपल के बाद हेड ऑफ स्कूल है तो उससे कहा, तो कितना टाइम लगेगा इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र होने में। क्या लास्ट ऑफ ऑल कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एक्टिविटीज़ ऑफ ईच ऑफ द इंडिविजुअल्स or the section of group should be defined clearly and may be circulated in the writing to everyone। तो गाइस जितने जिसका भी जो भी काम है वो क्लियर डिफाइन होना चाहिए और सर्कुलेटेड, रिटर्न में सर्कुलेटेड होना चाहिए, नहीं तो बाद में मेरे को तो बोला ही नहीं था, मुझे ये नहीं बोला था, मुझे वो नहीं बोला था, उससे एफिशिएंसी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। स्टाफिंग, द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग द रिक्वेस्ट नंबर ऑफ पर्सन्स इन फुलफिलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज लेड डाउन बाय द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो गाइस स्टाफिंग होती है मतलब लोगों को रिक्रूट करना, अपॉइंट करना, जैसे कि हमारा कोई भी काम है उसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देख के लोगों को हायर करना उसके लिए। अंडर दिस राइट पर्सन टू द राइट जॉब, ठीक है, सही राइट जो पर्सन टू द राइट जॉब, जो जिस व्यक्ति का जो काम है उसको उसके लिए सिलेक्ट करना बहुत ही ध्यान से, सो दैट अगर उसको लैक ऑफ नॉलेज हुई तो इससे क्या होगा कि काम के अंदर एफिशिएंसी नहीं होगी और हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। डायरेक्टिंग, इंस्ट्रक्शन or board outlines for achieving objects। This can be defined as the process of shifting all information data collect available during the course of execution to the supervising staff। इसके बाद they must learn the interdepartmental relations of various activities
ऑल्सो दे मस्ट बिकम फैमिलियर विद देयर ड्यूटीज़ एंड यूसेज ऑफ देयर अथॉरिटी, कि किसके पास कितनी अथॉरिटी है, क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं। अब गाइस जैसे कि एक इंजीनियर के पास अथॉरिटी होती है, वो लेबर को बोलेगा भाई आप इस काम को मत करो, इस काम को ऐसे करना है। अब इंजीनियर को यही नहीं पता कि लेबर मेरी बात मानेगा और इसी मेरे अकॉर्डिंग काम करेगा, तो फिर जो गलत करा वो देखता रहेगा। Controlling is the main process of planning. It is necessary to control the project in such a way that it should conform closely to work as planned. For this, actual performance is compared with the estimated at one as regular intervals. In the event of divergence from the schedule, corrective actions can be taken in the time to bring out it to the schedule. A good control on feedback of information will also assist in framing future policies. तो कंट्रोल का होता है मेन प्रोसेस होता है प्लानिंग में, ये नेसेसरी होता है कंट्रोल कि जो हमारा काम जो हमने प्लान किया है वो एग्जीक्यूट हो जाए अच्छे से। और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको हम कंपेयर करते रहते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे। एक गुड कंट्रोल और फीडबैक ऑफ इंफॉर्मेशन विल ऑल्सो असिस्ट इन फ्रेमिंग फ्यूचर पॉलिसीज। अगर आपका कंट्रोल अच्छा है, फीडबैक भी अच्छा आ रहा है, तो इन फ्यूचर आपको अच्छी पॉलिसीज आप असिस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल विल ऑल्सो required where materials is stored to ensure the material consumed is as per progress of work. तो कंट्रोल इज आल्सो रिक्वायर्ड व्हेन मटेरियल इज स्टोर्ड, जहाँ मटेरियल स्टोर्ड है वहाँ पे कंट्रोल जरूरी है, क्योंकि पता चला कि मटेरियल ख़त्म हो गया, उनको पता ही नहीं भाई साहब को, तो मटेरियल भी यहाँ पे कंट्रोल होना ज़रूरी है कि कितना मटेरियल है, कितना परसेंट वर्क के लिए हमारे पास कितना परसेंट मटेरियल है, तो उसके हिसाब से। कोऑर्डिनेटिंग टू कोरिलेट द एफर्ट ऑफ अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। This is a process where framework or structure of the organization is made to operate smoothly with the flow of information, decisions, and result in every direction. In large organization and in large complicated projects, as work is divided into different departments, hence there is a greater need of good coordination. गुड कोऑर्डिनेशन गाइस, जैसे मैंने आपको बताया, आप जैसे कि स्कूल के अंदर मैंने आपको बताया टीचर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, तो ऐसे अब जो इंजीनियरिंग होती है इसमें क्या होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं अलग अलग। अगर एक सिंगल डिपार्टमेंट में तो बहुत ज़्यादा सबऑर्डिनेट्स बन जाएंगे, फिर काम अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो इसलिए डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसको कोऑर्डिनेशन करने की नीड बहुत ज़्यादा होती है। कोऑर्डिनेशन नेसेसरी टू इंश्योर द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल एट द प्रॉपर टाइम। गाइस अब मेन चीज़ है कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो राइट टाइम पे प्रॉपर पर्सन के पास चली जाए, इसलिए हमारे कोऑर्डिनेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कोई वर्क चल रहा है, अब इमीडिएटली वर्क को बंद करना है, ठीक है, तो अब आपके सबऑर्डिनेट से 7-8 आपने फ़ोन करके बोला, अब कोई भूल गया, कोई कुछ करा, तो अब क्या होता है, इससे क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उन डिपार्टमेंट्स का भी एक हेड बना देते हैं, क्योंकि जो उन सब डिपार्टमेंट से डील करता है, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो वो सब डिपार्टमेंट्स के हेड को बताया जाता है, और वो जो हेड होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को नीचे शेयर कर देते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नेसेसरी किस लिए कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल एट द प्रॉपर टाइम टू द करेक्ट पर्सन। ठीक है गाइस, इसका कहा जाता है कम्युनिकेशन। देयर शुड बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वेरी in every direction within the organization. Without communication there can be no issue of instruction so that the plans of action can be put into effect. गाइज ये तो आप सब जानते हैं कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिना कम्युनिकेशन के तो हम अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं कर सकते, तो इसलिए कम्युनिकेशन फीडबैक इज़ वेरी नेसेसरी। और इसके बाद आप देख सकते हैं साइंटिफिक मेथड जो होते हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। सो गाइस ये इतने इंपॉर्टेंट लगा मुझे इस चैप्टर के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।